हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को एंकर बोल्ट की ड्राइंग के बारे में बताऊंगा कि एंकर बोल्ट की ड्राइंग में हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए और इसकी ड्राइंग को हम पढ़ते कैसे हैं और साइट पे इसको एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आई नो कि मैं वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को एक कंप्लीट पीबी बिल्डिंग के जो ड्राइंग होते हैं, जितने भी ड्राइंग होते हैं, उन लोग को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँ कि उन ड्राइंग को पढ़ा कैसे जाता है। अभी आप ये जो ड्राइंग देख रहे हैं एंकर बोल्ट की, इसके बाद पार्ट मार्क की भी है, उसके बाद साइड वॉल की, एंड वॉल की, शीटिंग वर्क की, पूरी ड्राइंग मतलब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के जितने भी ड्राइंग होते हैं उन सब ड्राइंग को हम एक एक करके समझेंगे और उसको हम साइट पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ उसमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग को ये पूरी ड्राइंग फ्री में डाउनलोड करनी है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को ये मैं ड्राइंग पूरी फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग को ये ड्राइंग पीडीएफ में चाहिए या ऑटोकैड के फॉर्मेट में चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आज आप वीडियो देख रहे हैं, मैं कल के डेट में उसको अपलोड कर दूंगा वहाँ पर। अब चलिए बात करते हैं एंकर बोल्ट की ड्राइंग के बारे में। तो देखिए, एंकर बोल्ट की जो ड्राइंग थी इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा टेम्पलेट, कि टेम्पलेट का हमारा साइज़ क्या है और टेम्पलेट का पोजीशन क्या आएगा। और जो रहता है दूसरा एंकर बोल्ट, कि एंकर बोल्ट की लेंथ कितनी है, एंकर बोल्ट का डाया कहाँ पर कितना लग रहा है और उसका जो मेन जो थ्रेड है वो हमारा आरसीसी कॉलम से कितना ऊपर निकल रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लान की। तो ये जो देखिए, ये है हमारा एंकर बोल्ट का पूरा प्लान, मतलब कि पूरे बिल्डिंग का ही प्लान हो गया। ये जितने चारों कॉर्नर में है A1 है और जो साइड वॉल में है, मैं इसको साइड वॉल बोलता हूँ, मतलब बोलता क्या है, होता ही है ये ए। और फिर उसके साथ ये वाला जो पोर्शन है साइड वॉल दूसरे एंड का, वो भी ए। और एंड वॉल पे ये जो होता है एंड वॉल होता है ये सी, और दूसरा वाला एंड वॉल पे भी सी और सेंटर में बी। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि किस टाइप का बिल्डिंग है। ये एक्चुअली BC1 बिल्डिंग है। अब आप लोग मैं बताऊंगा नहीं कि BC1 और BC2 क्या होता है, वो आप लोग मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे सेंटर टू सेंटर, आउटर टू सेंटर, यहाँ पर डायमेंशन लिखे हुए हैं। जैसे कि ये जो हमारा बेस प्लेट है, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का जो सेंटर है वो हमारा कितना है, 7838 mm है। ये हमारा जो ड्राइंग रहता है, ये जो हमारा डायमेंशन लिखा रहता है ये mm में लिखा रहता है। और ये mm में है या मीटर में है, ये आपको कहाँ मेंशन होगा, वो आपको जनरल नोट्स में मेंशन होगा। और इसी तरह यहाँ पर जो डायमेंशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आउटर टू सेंटर, मतलब कि यहाँ आउटर से, मतलब पूरे हमारे बिल्डिंग के आउटर से इस बेस प्लेट का जो सेंटर होगा वो होगा 8 मीटर 168 mm। ठीक है, और यहाँ पर mm में ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रिसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ग्रिड लाइन। अब आप बोलोगे कि ग्रिड लाइन क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए कुछ नंबर लिखे हुए हैं 1 to 7। ठीक है, और उसी तरह दूसरे एंड में जाओगे तो ABCD करके G तक मार्क किया हुआ है, A to G। अब ये जो ग्रिड लाइन होता है, एक्चुअली ग्रिड लाइन जो होता है पर्टिकुलर लोकेशन को मार्क आउट करने के लिए होता है या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि हम किस ग्रिड की बात कर रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कि हमारे जो एंकर बोल्ट के जो बेस प्लेट हैं उन सब का नाम क्या है, ए है सेक्शन ए या सेक्शन A1 या सी या बी। अब यहाँ पर उनके डायमेंशन भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी देखो कुछ डायमेंशन लिखे हुए हैं कि ये जो हमारा स्टील का जो लाइन का आउटर टू आउटर है, O to O मतलब आउटर टू आउटर स्टील लाइन जो है वो 49 मीटर्स का है। और जो यहाँ पर दूसरा डायमेंशन लिखा हुआ है सेंटर टू सेंटर स्टील कॉलम के, वो है अपना 48 मीटर 340 mm का। अब दूसरा अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चार्ट मैं बोलूँ या फिर शेड्यूल बोलूँ तो वो होता है ये चीज़। इसमें भी आप अभी फ़िलहाल के लिए इस चीज़ को इग्नोर कर लो, ये अभी के लिए आपको उतना ज़रूरी नहीं है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ और ये चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ एंकर बोल्ट के टाइप बने हुए हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 16, 20, 24, 32, यहाँ पर है 36 और 40, यहाँ 45, 50 और 63। ठीक है, और यहाँ पर एंकर बोल्ट की डिटेलिंग को आप समझिए। ABCD, मेरे माउस पॉइंट को देखिए क्योंकि यहाँ पर मैं उंगली आपको दिखा के नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पर देखिए A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और ये रहा D। और ओवरऑल जो एंकर बोल्ट की लेंथ है वो किससे मेंशन होती है, L से, मतलब L4 लेंथ हो गया। अब यहाँ पर चार्ट में देखिए, यहाँ पर अलग अलग डाया के बारे में लिखा हुआ है 16, 20, 24, 32, 36, 40, 45, 50, 63। अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी सिर्फ दो के बारे में लिखी हुई है, 20 और 108। ये दो ही चीज़ की क्वांटिटी क्यों लिखी हुई है 16 और 20 डाया की,
क्योंकि ये जो आप प्लान देख रहे हैं इसमें 16 के और 20 mm के डाया के ही बोल्ट लग रहे हैं, मतलब एंकर बोल्ट लग रहे हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो है हमारा किसका लेंथ, वो है हमारा बी और डी। अब बी और डी क्या है, अगर आप लोगों ने सेक्शन में या जो ऊपर मैंने आप लोग को दिखाया था यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, तो डी का मतलब हो गया थ्रेड और बी का मतलब हो गया प्रोजेक्शन। मतलब कि ये जो दोनों चीज़ है वो एक सेम ही चीज़ है, लेकिन ये क्या है, एंकर बोल्ट जो होता है कंक्रीट में फिक्स होता है और उसका जो थ्रेड वाला पोर्शन रहता है वो कंक्रीट से बाहर रहता है, जिसके ऊपर हम कॉलम को इरेक्ट करते हैं या स्टैंड करते हैं। अब वो जो थ्रेड वाला पोर्शन है वो कितना बाहर निकला रहेगा, 10 mm, 20 mm, 30 mm। तो अलग अलग डाया के लिए एक चार्ट बना हुआ है जो कि यहाँ पर नीचे मेंशन है। यहाँ पर आप देखिए, अलग अलग डाया के लिए 16 mm के लिए हमको कितना बाहर निकालना है, 75 mm। अगर 20 mm डाया का है तो हमको कितना बाहर निकला है, 100 mm। इसी तरह अलग अलग डाया के लिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमारे कितने टाइप के एंकर बोल्ट हैं, 2 टाइप के हैं, 16 और 20 के। इसलिए हम आज बात करेंगे 16 और 20 के बारे में। तो 16 mm का अगर बोल्ट अगर हम किसी कॉलम में लगा रहे हैं तो उसका जो थ्रेड वाला पोर्शन है वो हमको कितना बाहर निकालना है, अपने FFL से। क्योंकि हर एक कॉलम कहाँ तक कास्ट होगा, आपके FFL तक कास्ट होगा। और उसके बाद आपको कितना थ्रेड बाहर निकालना है, 75 mm। और अगर आपका 20 mm डाया का बोल्ट है तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा 100 mm। तो ये चीज़ आपको एक यहाँ ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, ये चीज़, अब ये क्या चीज़ है, 2-3 टेम्पलेट के मार्क लिखे हुए हैं A1 A B C, और यहाँ पर उन्हीं के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। जो सबसे बड़ी ज़्यादा गलती होती है वो यहीं पर होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल A1 और यहाँ पर देखिए कुछ ग्रिड के नंबर लिखे हुए हैं 1 and 7, 1 to 7 नहीं लिखा है, 1 and 7, A and G। मतलब कि A, ये रहा A, ये रहा G, मतलब A और G, और लिखा है 1 and 7। मतलब कि 1, ये रहा 1 इस कॉर्नर में और 7, मतलब A7 A1, फिर ये G7 और G1, मतलब ये 4 है ना। तो इनके बारे में लिखा है कि ये कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। 3 टाइप के बेस प्लेट हैं, A1 A और B, और उन्हीं को सेट करने के लिए अलग अलग यहाँ पर डायमेंशन लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको डिटेल में बात करूँ तो ये देखिए हमारा कॉर्नर का टेम्पलेट है। तो कॉर्नर के टेम्पलेट में जो ये टेम्पलेट का साइज़ है वो है 300 बाई 200 का। ठीक है, इसका जो पार्ट मार्क है वो क्या है, 100 TPLA। और उसके बाद अगर आप ये बोल्ट के होल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए उनके बारे में पिच और डाया के बारे में लिखा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 होल हैं 20 mm डाया के। अब यहाँ पर देखिए डायमेंशन जो लिखा हुआ है कॉर्नर का प्लेट, क्योंकि हम जब भी एंकर बोल्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, हम कॉर्नर से करेंगे। तो कॉर्नर से हमको क्या करना है, एंकर बोल्ट पे हमेशा हमको सेंटर लाइन मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए जो रेड कलर की लाइन है ये हमारे टेम्पलेट की सेंटर लाइन मार्क है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो सेंटर लाइन जो मैंने सेलेक्ट किया है, इस सेंटर लाइन से ये जो ब्रिक वर्क का लाइन है इसका आउटर का डायमेंशन कितना है, 331 mm। मतलब कि सेंटर टू आउटर, मतलब ये टेम्पलेट के सेंटर से आउटर तक का डायमेंशन कितना है, 331 mm। अब उसी तरह मैं बात करूँ इस वाले सेंटर की, ठीक है, अपना वर्टिकल में, तो इसके लिए कितना डायमेंशन है, 330 mm। तो यहाँ पर जो सेंटर लाइन मार्क करेंगे उसके बाद हम मेजरमेंट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये जो लिखा हुआ है 331 और 330 कि हमको हॉरिजॉन्टल से कितना अंदर रखना है, वर्टिकल से कितना अंदर रखना है। और जैसे इसकी बात करूँ तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल से कितना पीछे को, मतलब इस ब्रिक वर्क से कितना पीछे को हमारा इसका सेंटर लाइन आएगा वो 331 आएगा। इसी तरह सभी कॉलम के यहाँ पर हम मार्क करेंगे और सभी के यहाँ पर डायमेंशन लिखा हुआ है कि सेंटर टू सेंटर भी लिखा हुआ है, आउटर टू आउटर भी लिखा हुआ है। अगर आप लोग के पास ऑटोकैड की ड्राइंग रहेगी तो आप कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर मुझे निकालना है इस बेस प्लेट के आउटर से इसका आउटर कितना होगा, तो मैं यहाँ कमांड दिया DLI और यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा और जस्ट यहाँ पर इसके आउटर से आउटर ये मार्क किया और ये निकल गया। इतना कितना है, 8366 mm। तो इस तरह अगर आपके पास ऑटोकैड की ड्राइंग रहेगी तो आप जो चाहो ड्राइंग में वो डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर मैं फिर से रिपीट करूँ कि मैंने आप लोग को आज क्या बताया, तो मैंने आप लोग को ग्रिड लाइन के बारे में बताया, आप लोग को मैंने टेम्पलेट का पार्ट मार्क के बारे में बताया, दूसरा एंकर बोल्ट के शेड्यूल के बारे में बताया कि कितने mm थ्रेड होता है, कितना लेंथ होता है, और साथ ही साथ मैं आप लोग को टेम्पलेट का पोजीशन के बारे में बताया, ये पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पीवी बिल्डिंग का सबसे पहला ड्राइंग और सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइंग यही होता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए।
अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।